हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर का टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझते हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, आप वहाँ से जा कर के उसे पढ़ सकते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me। जो चांद था वो ईस्ट की तरफ ऊपर आ रहा था और मेरे पीछे था। इसके अलावा जो तारे थे वो भी आसमान में, खुले आसमान में टिमटिमा रहे थे। There wasn't a cloud in the sky। स्काई में एक भी बादल, आसमान में बादल एक भी नहीं दिख रहे थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव दी स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत खुश था कि मैं उस कंट्री साइड का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे जो गांव के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे खेत खलियान होते हैं, खुला हुआ मैदान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश था कि मैं कंट्री साइड में, यानी कि जो खेत खलियान वाले एरिया हैं वहाँ पर मैं बहुत आराम से अकेला था और आसमान में उड़ रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। मैं अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन चला रहा था और मैं फ्रांस के ऊपर से निकल रहा था और वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। मैं सोच रहा था कि मैं छुट्टियां मनाऊंगा, कैसे छुट्टियां मनाऊंगा और मैं अपने फैमिली के साथ कैसे वक्त बिताऊंगा। I looked at my watch 1:30 इन दी मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी और घड़ी में वक्त बज रहा था रात के 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर लेना चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम एरोप्लेन कोई भी पायलट चला रहा होता है तो उसको नेविगेशन के लिए, नेविगेशन का मतलब हो गया जैसे हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो हमारे पास मैप होता है, गूगल मैप होता है ना। तो इसी तरीके से जो एरोप्लेन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मैप की ज़रूरत पड़ती है या फिर कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, क्या डायरेक्शन वो फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। तो ये सारी ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको जो कंट्रोल रूम्स होते हैं वो बताते रहते हैं। साथ ही में वो वेदर फोरकास्ट भी हमें प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन है जो प्लेन अपना उड़ा रहे हैं वो सोचते हैं कि मेरे को पेरिस कंट्रोल में तुरंत ही बात कर लेनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me। मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा, एरोप्लेन की नोज़ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जो एरोप्लेन का जो आगे का निकला हुआ हिस्सा होता है, जो टिप होती है, वहाँ से मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे नीचे जो है एक बहुत बड़ी सिटी और वो पूरी तरीके से लाइटों से जगमगा रही है और मेरे सामने है। I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS088 here, can you hear me? मैंने अपना रेडियो ऑन किया। अब देखिए यहाँ पर टेलीफोन से बात नहीं होती है एरोप्लेन्स में रेडियो के सिग्नल्स की मदद से बात की जाती है। कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है लैंड पर, धरती पर जो भी कम्युनिकेशन करना है उन्हें एरोप्लेन्स को, वो रेडियो के सिग्नल्स के द्वारा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपना रेडियो ऑन करता हूँ और पेरिस कंट्रोल पे कॉल लगाता हूँ। तो पेरिस कंट्रोल में मैं बोलता हूँ कि ये मैं पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो बोलते हैं कि मैं अपने रास्ते में हूँ और मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। और ओवर का मतलब यहाँ पर होता है कि जब हम कन्वर्सेशन को एंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओवर एंड आउट बोलता है कोई कोई, तो यहाँ पर वो इस तरीके से अपनी बात जो है पेरिस कंट्रोल में पहुंचा रहे हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब जो रेडियो से जो आवाज़ आई उसने मुझे तुरंत ही सुना और मुझे तुरंत रिस्पॉन्स दिया। उसने बोला, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो यहाँ पर जो वॉइस आई थी उसने पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि DS088 मैं आपको सुन सकती हूँ, आपको अभी इसी वक्त वेस्ट की तरफ 12 डिग्री की टर्न लेना है
और फिर बोलती है ओवर, DS-088 ओवर। तो इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जो भी पर्सन है जो रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ है उसने इंस्ट्रक्शंस दिए पायलट को कि पायलट DS-008 मैं आपको सुन पा रहा हूँ या सुन पा रही हूँ, आपको अभी इसी वक्त वेस्ट की दिशा में 12 डिग्रीज का टर्न लेना है, ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने अपना मैप चेक किया, फिर अपना कंपस भी चेक किया और उसके बाद फिर मैंने अपना जो आखिरी बचा हुआ जो फ्यूल टैंक था उसको मैंने ऑन कर दिया और मैं डेकोटा को अपना जो एरोप्लेन है डेकोटा उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ को लेकर के इंग्लैंड की तरफ जाने लगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं इंग्लैंड जो है बहुत सही समय पर ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। वो कहता है खुद से ही कि एक अच्छा शानदार इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा, हर चीज़ जो है अभी तक सही जा रही है और ये बहुत ही आसान फ्लाइट होने वाली है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. उसने बताया कि जो पेरिस है मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर मेरे पीछे था पेरिस, और तभी मैंने वहाँ पर बादल देखे अचानक से, स्टॉर्म क्लाउड्स। और ये कोई आम बादल नहीं थे, ये थे स्टॉर्म के बादल। स्टॉर्म क्या होता है? जो तूफ़ान आ रहा होता है, ठीक है, तूफ़ान में जो बादल होते हैं उसमें अक्सर थंडर होती है, लाइटनिंग हो रही होती है, तो उस तरह के बादल उसने देखे अपने सामने। दे वर ह्यूज, वो बादल बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो बादल इतने बड़े दिख रहे थे जैसे कि काले घने बादल हों और वो बिल्कुल एक माउंटेन की तरह, पहाड़ी की तरह दिख रहे थे, यानी वो इतने ज़्यादा मैसिव थे, काले रंग के बादल थे और वो बिल्कुल आसमान में मेरे सामने ही थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मुझे पता था कि मैं उनके ना तो अंदर की तरफ फ्लाई कर सकता हूँ, ना तो उसके ऊपर फ्लाई कर सकता हूँ और ना ही उसके ओवर में फ्लाई कर सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और वो कहते हैं कि मेरे पास तो इतना भी फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन में घूम सकूँ, यानी वो क्या कहते हैं, इतना भी उनके पास फ्यूल नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जा करके उस जो क्लाउड है, स्टॉर्म का जो बादल है, उसको क्रॉस कर पाएँ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस ही वापस निकल जाना चाहिए, पर मुझे तो घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने सोचा कि मैं एक रिस्क ले ही लेता हूँ और मैंने अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को सीधे स्टॉर्म के जो बादल थे उसके अंदर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर अचानक से हर चीज़ काली दिख रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लैक थे, आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब जो एरोप्लेन था वो आसमान में ही उसमें जैसे टर्बुलेंस आना शुरू हो जाता है एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन झटके देना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा झटके आने शुरू हो गए थे। आई लुक्ड एट द कंपस, आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। मैंने अपने कंपस की तरफ देखा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कंपस था वो सिर्फ गोल 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 ही घूमे जा रहा था। यानी कंपस का क्या काम होता है? कंपस का काम होता है कि वो डायरेक्शंस बताता है कि आप पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, है ना। पर यहाँ पर जो कंपस था वो पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो गया था, सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ गोल 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 घूमे जा रहा था और मैं यही सोच रहा था अब तो मैं मरा। It would not work. The other instruments were suddenly dead too. It was dead लिखा है यहाँ पे, I was dead नहीं है, मैंने गलत बता दिया। इधर लिखा है it was dead, यानी कि जो कंपस था वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था।
वो काम ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी लगे हुए थे एरोप्लेन के अंदर, वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे भी कॉल मिलाने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर से उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया, तो उसे क्या हुआ, देयर वॉज नो आंसर। तो वहाँ पर उसको कोई भी जवाब नहीं मिला क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं मिल पा रहे थे। अब देखिए थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, सिग्नल्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो पूरी तरीके से अर्थ पर नहीं रिसीव हो पाते हैं। द रेडियो वॉज डेड टू, जो मेरा रेडियो था वो भी पूरी तरीके से डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो सही रेडियो था ना ही कंपस था, और मैं कहीं पर भी देख भी नहीं पा रहा था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ या फिर मैं कहाँ पर एक्चुअली में हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस स्टॉर्म में पूरी तरीके से खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, और तभी मेरे को अचानक से उन काले बादलों में एक दूसरा एरोप्लेन दिखता है जो कि मेरे काफ़ी नज़दीक था। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. मेरे पास वो जो एरोप्लेन था उसके विंग्स पर कोई भी बत्ती जो है, कोई भी लाइट जो है वो नहीं जल रही थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर मैं उस एरोप्लेन को देख पा रहा था कि वो मेरे बराबर में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैं देख पा रहा था कि जो पायलट का फेस है वो मेरी तरफ ही घुमा हुआ है। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो कहते हैं कि मेरे को बहुत खुशी हुई कि उस तरीके के स्टॉर्म में मेरे को एक दूसरा पर्सन देखने को मिला। उसने मुझे इशारा किया एक हाथ से और मेरे को बोला फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो यानी कि जो दूसरा पायलट था, जो दूसरे एरोप्लेन में बैठा हुआ था, जो फ्लाई कर रहा था, वो इस ओल्ड डेकोटा वाले पायलट को इशारे दे रहा था कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। He knows that I am lost, I thought. मैंने सोचा कि शायद वो जान गया है कि मैं खो गया हूँ। He was trying to help me. वो मेरी मदद करना चाह रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it could be easier for me to follow him. तो उसने, जो दूसरा पर्सन था जिसका एरोप्लेन उड़ रहा था मेरे बराबर में, उसने अपने एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ाया और मेरे आगे आ गया। और फिर बहुत ही आसानी से उसने मुझे बोला कि मतलब उसने ऐसा इसलिए किया कि मैं उसे आसानी से फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था कि मैं उस अजनबी एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उसके पीछे चल रहा था, पर मैंने उस एरोप्लेन की बिल्कुल वैसे ही बात मानी जैसे एक छोटा बच्चा एक दूसरे इंसान की बात मानता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। लगभग आधे घंटे बाद भी मेरे आंखों के सामने वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी वैसे ही उड़ रहा था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब मेरा जो एरोप्लेन था ओल्ड डेकोटा, उसकी टंकी में, उसकी जो आखिरी टंकी थी, उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि उससे सिर्फ वो 5-10 मिनट और आसमान में फ्लाई कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से डर लगने लग गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर अचानक से क्या हुआ, जो उसके सामने वाला एयरप्लेन था वो नीचे की तरफ को जाने लगा और इसी तरह से मैंने भी उसका पीछा किया। ठीक है, उसके पीछे ही उड़ाने लग गया अपना एरोप्लेन। Suddenly, I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of flight in front of me. और तभी अचानक से जो मैं बादलों के नीचे आ गया और मैंने देखा कि मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। लाइंस हैं यानी कि 2 बड़ी बड़ी रोड्स हैं। रोड्स यानी रनवे है मेनली यहाँ पे। लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस का मतलब यहाँ पर हो गया रनवे से, जिसके ऊपर जो एरोप्लेन होता है वो फ्लाई करता है। ठीक है, जिसके ऊपर पहले वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर या तो ऊपर की तरफ फ्लाई कर जाता है या तो जब वो लैंड कर रहा होता है तो भी उसी रनवे पर होता है। ठीक है, तो उस रनवे पर चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी और अब मुझे सब कुछ दिख पा रहा था। इट वॉज़ अ रनवे, वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, वो एक एयरपोर्ट था और मैं अब बिल्कुल सेफ था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक
एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने घूम के देखा, मैंने मुड़ के देखा कि अपने उस फ्रेंड को बाय बोल दूं या फिर उस फ्रेंड को थैंक यू बोलूं, पर वो जो ब्लैक एरोप्लेन था अब वो आसमान में कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, उस आसमान में अब कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो अब गायब हो चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड किया सेफली और अब मैं वॉक करते हुए अपने ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर की तरफ जाने लगा। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं कंट्रोल रूम में जब गया तो वहाँ बैठी औरत से, महिला से मैंने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने मेरी तरफ बड़ी अजीबो गरीब तरीके से देखा और मेरे ऊपर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। वो कहती है कि कोई दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तरीके के स्टॉर्म में, तो वो कहती है कि कोई भी एरोप्लेन दूसरा मुझे आज दिखा ही नहीं, कोई दूसरा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई ही नहीं कर रहा था, सिर्फ आप ही का एक एरोप्लेन था जिसको मैं अपने रडार पर देख पा रही थी। रडार का मतलब क्या होता है? रडार यानी कि एक डिवाइस होती है जिसमें हमें जो लोकेशन होती है व्हीकल की, जो अप्रोचिंग उस एरिया में होती है, कुछ किलोमीटर्स में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग कोई भी कैब बुक करते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए ओला या ऊबर आप खोलते हैं, तो आप जब कोई कैब बुक कर लेते हैं तो आपको उस कैब की लोकेशन दिखनी शुरू हो जाती है ना, कि वो मेरे घर से कितनी दूर है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी रडार का भी यही काम है कि वो चेक करता है, रडार बताता है कि कौन सा एरोप्लेन जो है वो उनके एरिया में उड़ रहा है। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो वो पूछता है कि तो फिर कौन मेरे पास आया मुझे मदद करने के लिए, बिना किसी कंपस के, बिना किसी रेडियो के, बिना किसी फ्यूल के, किसने मेरी मदद करी? Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो कौन पायलट था जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन में था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि एक स्टॉर्म में बिना लाइट के प्लेन को उड़ा रहा था। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर का हम कंक्लूजन जान लेते हैं क्या है। द स्टोरी कंक्लूड्स विद अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस एज द नरेटर इज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ ही वॉज गाइडेड टू सेफ्टी। द कंट्रोल सेंटर confirms that no other plane was flying that night, leaving the narrator confused and wondering who the pilot of the black aeroplane was. तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो इस तरीके से ख़त्म होती है कि एक तरीके से वो एक मिस्ट्री छोड़ देती है, सस्पेंस छोड़ देती है नरेटर के लिए, कि वो उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि किसने उसको सेफ्टी के साथ लैंडिंग करा दी। ठीक है, जो कंट्रोल रूम है वो कंफर्म करता है कि उसके एरिया में और कोई दूसरा एरोप्लेन ही नहीं उड़ रहा था उस रात, और इसी वजह से जो नरेटर था, जो कहानी सुना रहा है, जो पायलट है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है और सोच रहा है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था उसमें कौन पायलट था या फिर वो एरोप्लेन कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। द स्टोरी हाईलाइट्स थीम ऑफ फेथ, सर्वाइवल एंड द अननोन. इट सजेस्ट दैट समटाइम्स help comes from unexpected or mysterious sources, making us question the boundaries between reality and the supernatural. The open-minded conclusion leaves the reader fascinated, encouraging them to think about whether the black aeroplane was real or a miracle. तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो हाईलाइट कर रही है मेनली एक इंसान के बिलीफ सिस्टम को, एक सर्वाइवल को, कि अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या कर रहा है, उसका एक विश्वास है किसी चीज़ पर, और जो अननोन चीज़ जो वहाँ पर अचानक से उसको दिख गई उसको भी वो हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से हमें अनएक्सपेक्टेड या फिर मिस्टीरियस सोर्सेस की मदद से हेल्प मिल जाती है। जैसे इस स्टोरी में हमें, चाहे हम बोल दें कि या तो वो रियलिटी रही होगी, ठीक है, एक सच में दूसरा पायलट रहा होगा, या फिर कोई पायलट नहीं रहा होगा, कोई सुपर नेचुरल पावर थी जैसे गॉड, वो मदद कर रहे थे उस पायलट की। तो हम यहाँ पर मेनली नरेटर ने इसको बिल्कुल ही
ओपन छोड़ दिया है आपके कंक्लूजन के लिए कि आप जो भी चाहें आप इसकी एंडिंग बना सकते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड कंक्लूजन का मतलब ही यही हो गया कि आप अपने हिसाब से इसकी जो एंडिंग है वो डिसाइड कर सकते हैं। और इसीलिए रीडर्स जो हैं, जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, स्टोरी को जान रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते हैं, इंट्रीग्ड हो जाते हैं ये सोचने में कि क्या सच में वहाँ पर कुछ मिरेकल हुआ था या वहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन वाकई में मौजूद था। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।